हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे कलाम की जो तृतीय श्रेणी टेस्ट सीरीज है, तृतीय श्रेणी टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले बात करते हैं, हम कर रहे थे कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं दोस्त। और टेस्ट कौन सा आपका, टेस्ट मैंने टेस्ट 10। कौन सा टेस्ट, मैंने टेस्ट 10। और माइंड टेस्ट 10 की बात करें दोस्तों, ये कब होने वाला है आपका, आज होने वाला है। और इसका टाइम है आपका 2 PM। और मैंने बताया था कि अपने दो टॉपिक रहेगी, ये तो एनपी रहेगी, एक आपके मूल्यांकन विधियों में आपका एक टॉपिक है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके माइंड टेस्ट 10 जो सिलेबस है, इसका हम एनालिसिस कर रहे थे। सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से। ये इसी सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। इसी सिलेबस में आपका एक टॉपिक दे रखा है आपका मूल्यांकन विधियों से। और मूल्यांकन विधियों से उस टॉपिक का क्या नाम आपका, उस टॉपिक का नाम आपकी उपचारात्मक उपचारात्मक व निदानात्मक परीक्षण या मापन। परीक्षण भी आ सकता है या आपका मापन भी आ सकता है। ये टॉपिक आपके दे रखा है कौन से टेस्ट के अंदर, आपके मैंने टेस्ट 10 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसी को लेकर हम आज की क्लास अपनी यहाँ पर होने वाली है। इससे पहले अपनी 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, यानी मूल्यांकन विधियों की बात करें तो पीछे वाले टेस्ट की बात करें आपकी माइंड टेस्ट 9 में, तो मूल्यांकन विधियों के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जहाँ पर हमने 2 क्लासों के माध्यम से वो सारा टॉपिक हमने कवर किया था दोस्तों। जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो अपने दोस्त देख लेना, प्लेलिस्ट में जाना दोस्त। और प्लेलिस्ट में आपकी एक क्लास बनी हुई है आपकी शैक्षिक परिदृश्य के नाम से। इसके नाम से शैक्षिक परिदृश्य के नाम से पड़ी हुई है, जहाँ पर जितने भी कॉमन सिलेबस है आपका, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस में हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी हिंदी हो, तो इन जितने भी सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक आपके शैक्षणिक परिदृश्य से संबंधित है, वो सारे के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। आज आपका शैक्षिक परिदृश्य का ये अंतिम टॉपिक है, कॉमन टॉपिक की बात करें तो। इससे पहले देखो हमने जैसे आपके एनएपी वगैरह है, ठीक है, 11/2009 वाली। और इसके अलावा आपकी जो मूल्यांकन विद्या होगी, उपागम हो गए शिक्षण के, ठीक है, शिक्षण के रीति रिवाज हो गए, सहायक सामग्रियाँ हो गई, जो कॉमन टॉपिक है आपके, जितने भी कॉमन टॉपिक है वो सारे सारे हमने वहाँ पर आपको करवाए। जिन दोस्तों ने देखी हो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आराम से सारी वीडियो पड़ी हुई है। माइंड टेस्ट 9 के 2 टॉपिक, माइंड टेस्ट 9 में आपकी मूल्यांकन विधियाँ थी आपकी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और होता है कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी। देखो, पीडीएफ आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाना। कहाँ पर जाना आपको, टेलीग्राम चैनल पर जाना है। और टेलीग्राम चैनल का नाम आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट पर जाना है। और यहाँ पर जाके ऊपर जाना है, क्योंकि पीछे आपका लगभग आपके 15 से 20 दिन हो गए इस बुकलेट को डाले हुए मूल्यांकन विधियों की। और उस 15 से 20 दिन क्या आपका हो सकता है ज़्यादा हो गया, क्योंकि आरटीई 2009 और आरटीई 2011 के समय उस पीडीएफ को डाली गई थी। तो यहाँ पर जाके सर्च ऑप्शन में जाना टेलीग्राम पर, और वहाँ पर याद करना है कि शैक्षिक रीति विज्ञान। आपको क्या सर्च करना है, आपका शैक्षिक रीति विज्ञान सर्च करना है। और शैक्षिक रीति विज्ञान को जब भी सर्च करोगे आप, तो इसी रीति रिवाज के साथ इस जो आपके जितनी भी बुकलेट के जो टॉपिक आपके शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित, ये बुकलेट आपको मिल जाएगी दोस्तों। और वहाँ पर जाके आप प्रिंट निकलवा सकते हो, ठीक है, आराम से क्लीन पीडीएफ है, आराम से आप प्रिंट निकलवा सकते हो, आराम से 2 से 3 बार पढ़ सकते हो, क्लास से देख सकते हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस अपनी क्लास से लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और आज का आपका इस बुकलेट का अंतिम टॉपिक है कौन सा, आपका उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बुकलेट हमने कवर करवा दी आपको। तो हमारा टारगेट था, हमने 90% तो जीके पार्ट के लिए थे। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य के आप सभी के सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको जोड़े तो लगभग 105 110 क्वेश्चनों का मैटर हम लगभग आपके 90% पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि आप बात 90 क्या 95% कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि आपकी केवल कला संस्कृति और आईसीटी ही बची हुई है। इसके अलावा हम पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर चुके हैं। और आपके टेस्ट भी अब 2 ही बचे हैं, आपका 11 और 12 है, ठीक है, यानी 2 ही टेस्ट बचे। यानी कि हम आपका 100% आपका अगले टेस्ट तक, यानी बात करें आपके जो 11 टेस्ट होगा माइनर, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके होंगे। और फिर आपका सिर्फ एक क्लास संस्कृति के 2-3 टॉपिक बचेंगे, वो आपके हमारे टेस्ट 12 के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि आपका 110 क्वेश्चनों का सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन दोस्तों को रिवीजन करना हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से आप रिवीजन कर सकते हो। और इसके साथ साथ अपनी मैराथन भी लेंगे। जैसे आपका मेजर टेस्ट 3 होगा, तो जितनी जैसे आपके आधुनिक इतिहास की पूरी बुकलेट की 60 टॉपिक है, तो 7 टॉपिकों को एक साथ हम एमसीक्यू करेंगे एनालिसिस। फिर जैसे अदर आपकी जैसे मूल्यांकन विधि वाली आपकी शैक्षिक रीति रिवाज की बुकलेट है, तो इसका 2 बार रिवीजन हो चुका है। जैसे आपके शिक्षण के उपागम हो चुके हैं, आपके एनईपी हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है आपका, ठीक है, सॉरी आरटी हो चुका है, एनपी तो अभी होगी आपकी 2020 एनपी भी तो है। तो इसका जो आरटी है उसका 3 बार रिवीजन हो चुका है आपका। तो रिवीजन भी आपका बहुत बार हो चुका है इस बुकलेट का,
ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है 10 से 15 क्वेश्चन यदि आपके यहाँ से आते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके 2-4-5 क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्टों के आपके शिक्षण विधियों से हैं, तो वो थोड़े से अलग है, वो आपने नहीं करवाए। सभी सब्जेक्ट के शिक्षण विद्या थोड़ी सी अलग हो जाती है, बाकी कॉमन पार्ट जितना भी होता है वो सारा का सारा हमने यहाँ पर करवाया दोस्तों। और शिक्षण विद्याओं की बात करें तो साइंस मैथ वालों की तो शिक्षण विद्या मैंने करवा दी, वहाँ पर सिर्फ एक क्लास आपकी बाकी हुई है। 2 क्लासें आपकी शिक्षण विद्याओं की साइंस मैथ वाले जो दोस्त है वो देख सकते हैं, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर, वहाँ पर आपको क्लासें मिल जाएगी एमसीक्यू की। जो माइनर टेस्ट है, कौन सा टेस्ट था आपका, माइनर टेस्ट 6 था या 7 था, वहाँ पर आपकी शिक्षण विद्या थी आपके सिलेबस के अंदर, वहाँ पर मैंने साइंस वालों को तो करवा दी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों और शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में शुरुआत करने से पहले हम जब भी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। देखो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तो आपके उत्तम परीक्षण के गुण। क्या पढ़ेंगे हम? उत्तम परीक्षण के गुण। परीक्षण के गुण, उत्तम परीक्षण के गुण आप सभी को पता है कौन से होते हैं, जैसे आपकी वैधता हो गई, विश्वसनीयता हो गई, वस्तुनिष्ठता हो गई, विभेदकारिता हो गई, मानकीकृत हो गई। ये कैसे आपके तकनीकी कसौटियाँ है आपकी जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार उत्तम परीक्षण के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हम टॉपिक आज की क्लास में करने वाले एमसीक्यू वह है आपका मूल्यांकन तकनीक के साधन। क्या आपके मूल्यांकन तकनीक के साधन, मूल्यांकन तकनीक के साधन, इसके एमसीक्यू हम आज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपने साधन जैसे मूल्यांकन तकनीक के साधन 3 प्रकार के हम बांटे थे आपके संरचना या निर्माण के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, व्यवहार पक्ष के आधार पर आपके मूल्यांकन तकनीक के साधन बांटेंगे, जैसे परमापीकृत, गैर परमापीकृत, संख्यात्मक, परिमाणात्मक, गुणात्मक हो गई प्रकृति के आधार पर, और व्यवहार पक्ष के आधार पर जो तकनीक के साधन हो गए जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ऐसे क्वेश्चन है आपके जो बार बार आपके सीधे आपके फेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तीसरा टॉपिक आज हम करेंगे वो आपके उपलब्धि परीक्षण। कौन सा परीक्षण? उपलब्धि परीक्षण। देखो सर, उपलब्धि परीक्षण के 2 उपनाम ये जो हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। जैसे कि हम बात करें आपके निष्पत्ति परीक्षण भी बोलते हैं, संप्राप्ति परीक्षण भी बोला जाता है आपके उपलब्धि परीक्षण का, जो सीधे क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पर। आपकी परिभाषा भी पूछी जाती है, उपलब्धि परीक्षण के महत्व के से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बार बार आपके क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चौथा टॉपिक आपका ये है ही आपका कौन सा? अंतिम टॉपिक आपका उपचारात्मक व निदानात्मक परीक्षण। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण तो सबसे लास्ट में होता है। निदानात्मक परीक्षण जो त्रुटियों की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधा सा सरल सा क्वेश्चन आता है कि निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? जो आपकी कमियां हैं उनको याद करने के लिए, कमियों को ढूंढने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ये क्वेश्चन सबसे बार आपका रेट हो, चाहे आपकी सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ठीक है, और सब लाइव देखा करो ताकि आपको ऐड का सामना न करना पड़े। यदि फिर आप देखते हो स्पीड बढ़ा, जो आपका रिविजन करना चाहिए तो वो स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, जितनी भी आपको व्याख्या की जाएगी, वो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही बताए जाएंगे दोस्तों। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपका उत्तम परीक्षण से। मैंने बताया अभी हमने कि हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे आपके उत्तम परीक्षण के गुण। आप सभी को आंसर साथ साथ देने हैं क्योंकि आपका आज संडे है, तो आज आपका टेस्ट होने वाला है। तो आपने सारे टॉपिक आपने पढ़े तो आपके जितने भी 60-70 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं यहाँ पर, तो उन सभी क्वेश्चनों को आपके आंसर देने हैं कमेंट के अंदर। आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितना आपने जो पढ़ा थ्योरी पढ़ी है अपनी बुकलेट से, तो वो कितनी याद है। जब आप एमसीक्यू आकलन करते हो ना, तभी आपको पता चलेगा कि जो पढ़ा है वो याद है भी या नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू ही मेन लक्ष्य है आपका लास्ट एग्जाम के अंदर। तो उन्हीं चीज़ों के लिए जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी तैयारी आपकी 70 से 80% ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दे रखा आपका उत्तम परीक्षण गुड टेस्ट की तकनीकी एवं व्यवहारिक कसौटियों में से कौन सा युग्म से सम्मिलित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं, क्योंकि उत्तम परीक्षण की बात करें तो आपके गुण की बात करें तो 6 गुण होते हैं आपके, यानी तकनीकी कसौटियाँ कितनी होती है? अभी 6 होती है। 6 की 6 अभी देख लेंगे यहाँ पर वाक्य के साथ। तो पहला दे रखा ऑप्शन को वैधता। वैधता क्या आपकी तकनीकी कसौटी है। कैसी है? तकनीकी कसौटी। तो व्यवहारिक कसौटी क्या हो जाएगी आपकी? उद्देश्यपूर्ण। तो बिल्कुल राइट है, पहला बिल्कुल सही सम्मिलित है। दूसरा दे रखा देखो दोस्तों विश्वसनीयता। क्या दे रखा आपका? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या आपकी तकनीकी कसौटी है, तो इसका व्यवहारिक कसौटी क्या हो जाएगी आपकी? प्रशासन में सरल। बिल्कुल राइट, ये भी सही सम्मिलित है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? वस्तुनिष्ठता। क्या दे रखा है दोस्तों? वस्तुनिष्ठता दे रखा है। वस्तुनिष्ठता क्या आपकी तकनीकी कसौटी है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तकनीकी कसौटी। तो देखो यहाँ पर बोधगम्य दे रखा है, तो बोधगम्य इसकी बात करें आपकी व्यवहारिक कसौटी नहीं होगी, तो इसकी व्यवहारिक कसौटी क्या होगी आपकी? व्यवहारिक कसौटी की बात करें
तो वस्तुनिष्ठता की व्यवहारिक कसौटी क्या होगी? वस्तुनिष्ठ कैसा प्रश्न होता है आपका? शॉर्ट यानी सरल प्रश्न होता है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सीमित समय वाला प्रश्न, यानी व्यवहारिक कसौटी क्या हो जाएगा आपका? सीमित समय वाला, सीमित समय वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मानकीकरण की बात करें तो आपका फलांकन प्रक्रिया सरल, बिल्कुल राइट, ये भी आपका व्यवहारिक कसौटी और आपके तकनीकी कसौटी दोनों सही सम्मिलित है। यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन दे रखा था आपका बोधगम्य, तो बोधगम्य व्यवहारिक कसौटी है, तो इसकी जो तकनीकी कसौटी क्या होगी आपकी? विभेदकारिता। क्या होगी आपकी? अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसकी जो आपकी तकनीकी कसौटी है वो क्या होगी आपकी बोधगम्य की? वो होगी आपकी विभेदकारिता, विभेदकारिता। तो हमें क्या पूछा है कि नीचे दिए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। तो ए बी डी कौन से ऑप्शन में है? तो इसका ऑप्शन सही कर लेना, तीसरा ऑप्शन ए बी आएगा यहाँ पर, सी नहीं ए बी। तो यहाँ पर केवल ए बी डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके उत्तम परीक्षण के गुण। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके उत्तम परीक्षण के गुण, उत्तम परीक्षण के गुण। आराम से समझते हुए करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो उत्तम परीक्षण के गुण 2 भागों में बांटे जाते हैं आपके, 2 भाग आपके। जैसे आपके एक तरफ आता है तकनीकी कसौटी, तकनीकी कसौटी, और दूसरी तरफ आता है आपका व्यवहारिक कसौटी। दूसरा तरफ कौन सा आता है आपका? व्यवहारिक कसौटी। ठीक है दोस्तों, देखो पहली आती है आपकी वैधता। पहली कौन सी आती है आपकी? वैधता। तो वैधता की व्यवहारिक कसौटी क्या हो जाएगी आपकी? उद्देश्यपूर्ण। क्या हो जाएगी? उद्देश्यपूर्ण। दूसरी आती है आपकी विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। तकनीकी कसौटी क्या होती है आपकी? विश्वसनीयता। तो यहाँ पर व्यवहारिक कसौटी क्या हो जाएगी आपकी? प्रशासन में सरल, प्रशासन में सरल। तीसरी होती है आपकी वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता। यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं भाई, वो भी करेंगे अभी। देखो वस्तुनिष्ठता की बात करें तो आपका व्यवहारिक कसौटी क्या हो जाएगी? सीमित समय वाला, सीमित समय वाला। ठीक है, चौथे की बात करें आपकी, चौथी हो जाएगी आपकी व्यापकता, व्यापकता। और व्यापकता जो तकनीकी कसौटी है, इसकी व्यवहारिक कसौटी क्या हो जाएगी आपकी? मितव्ययी। क्या हो जाएगी आपकी? मितव्ययी हो जाएगी। पांचवी की बात करें आपके, पांचवी होती है आपकी विभेदकारिता, विभेदकारिता। और विभेदकारिता जो आपकी तकनीकी कसौटी है, इसकी व्यवहारिक कसौटी क्या हो जाएगी आपकी? बोधगम्य। जो आपका तीसरा ऑप्शन दे रखा था देखो। ठीक है, और छठी की बात करें आपकी, छठी की बात करें आपकी, छठी तकनीक कसौटी कौन सी हो जाएगी आपकी? मानकीकृत। और इसकी व्यवहारिक कसौटी कौन सी हो जाएगी आपकी? फलांकन प्रक्रिया सरल, फलांकन प्रक्रिया सरल। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? छठी हो जाएगी। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो सही हो जाएगा आपका। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, एक एक का भी पूछ लिया जाता है, कभी 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 कोड का भी पूछ लिया जाता है, कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैधता तकनीक कसौटी की व्यवहारिक कसौटी क्या होगी। तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपका उद्देश्यपूर्ण, प्रशासन में सरल, सीमित समय वाला, मितव्ययता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उद्देश्यपूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्त। तो बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन, बहुत बार आपके क्वेश्चन आए हर एग्जाम के अंदर, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपकी ग्रेड थर्ड ग्रेड हो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 99% आज तक पूछा गया है, और हम 100% मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। तो बार बार कौन सा एक ले लेगा कसौटी, और एक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपका। तो एक 6 की 6 आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किसी परीक्षण की वैधता यानी वैलिडिटी का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? वैधता की बात कर रहा है, तो परीक्षण के परिणामों का बार बार समान आना क्या वैधता है? परीक्षण द्वारा वही गुण मापा जाना जिसके लिए उसे बनाया गया है, क्या वैधता है? वैलिडिटी है। परीक्षण का कम समय में पूर्ण होना, ये तो आपकी वैधता नहीं है। परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक होना, ये भी आपकी वैधता का कोई लेना देना नहीं है। तो कंफ्यूज कहाँ पर हो गया आप? दोनों क्वेश्चन आपके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में आप कंफ्यूज होंगे। देखो परीक्षण के परिणामों का बार बार आना वैधता नहीं है,
परीक्षण द्वारा वही गुण मापा जाना जिसके लिए उसे बनाया गया, ये क्या आपका वैधता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले आपकी वैधता क्या है, आपका किस पर आधारित है, आपकी वैधता का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य पूछे आपको तो देखो सत्यता या शुद्धता है, सत्यता या शुद्धता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस इसकी व्यवहारिक कसौटी क्या आपकी, सीधा पूछा जाता है कि इसको किसके लिए बनाया गया, आपकी व्यवहारिक कसौटी की बात करें। अभी देखो आपने देखा था, पीछे क्वेश्चन देखा था, आपको बताना है कमेंट के अंदर कि व्यवहारिक कसौटी क्या है। भाई वैधता को किसके लिए बनाया गया है, उद्देश्यपूर्ण के लिए, किसके लिए, उद्देश्यपूर्ण। ये तो है देखो परीक्षण का वही वही गुण मापा जाना जिसके लिए उसे बनाया गया, यानी उसका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। तो यहाँ पर किस क्या हो जाएगा आपका, उद्देश्य पूर्ण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके वैधता के बारे में कि वैधता है, वैधता प्राय 2 विधियों से जांची जाती है। कितनी विधियों से जांची जाती है, आपकी 2 विधियों से जांची जाती है, 2 विधियों द्वारा जांच की जाती है, जांच की जाती है। कौन सी 2 विधियां, देखो साथ साथ याद करो। पहली विधि आपकी तार्किक वैधता, ये तो तार्किक वैधता। और दूसरी विधि कौन सी आपकी, दूसरी है अनुभविक अथवा सांख्यिकीय वैधता, अनुभविक अथवा सांख्यिकीय वैधता। ये 2 विधियां आपकी जो बार बार आपकी पूछ जाती है कि वैधता को कौन सी विधि द्वारा मापा जाता है। तो 2 विधियों द्वारा जांच की जाती है, आपकी तार्किक वैधता और अनुभविक अथवा सांख्यिकीय वैधता द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा यहाँ से आपकी बात करें वैधता से, तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि इसको वैधता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन से आपके, जैसे ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में परीक्षार्थी की दक्षता, ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में परीक्षार्थी की दक्षता, परीक्षार्थी की दक्षता। इसके अलावा बात करें उसका सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। अब सीधा पूछ लिया जाता है कि वैधता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में बार बार देखने को मिला है सांस्कृतिक वातावरण। बहुत बार आपने देखा होगा, लास्ट टाइम आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, वहाँ पर भी सांस्कृतिक वातावरण ऑप्शन के अंदर था दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो किसी परीक्षण की वैधता का सही अर्थ निम्नलिखित कौन सा है। तो परीक्षण का वही गुण मापा जाना जिसके लिए उसे बनाया गया हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वैधता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए पूरा डिटेल से समझाया आपको। तीसरा क्वेश्चन दे रखा आपका, कोई भी मापन उस सीमा तक वैध है, कोई भी मापन उस सीमा तक वैध है जिस सीमा तक वह उस कार्य के किसी सफल मापन से सहसंबंधित, वह उस कार्य के किसी सफल मापन से सहसंबंधित है जिसके संबंध में पूर्व खतन करने के लिए उसका निर्माण किया गया हो। देखो जिसके संबंध में पूर्व खतन करने के लिए उसका निर्माण किया गया हो, यह परिभाषा किसने दी थी, क्रोनबेक ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, गिलफोर्ड की थी या केली की थी। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थॉर्नडाइक की थी। और किसके लिए दी थी, आपकी वैधता के लिए, किसके लिए दी थी, आपकी वैधता के लिए दी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ये देखिए आपका सीधा क्वेश्चन, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का सही अर्थ निम्नलिखित कौन सा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अच्छे के अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं सीधे सीधे। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता यानी का सही अर्थ निम्नलिखित कौन सा है। देखो परीक्षण का वही गुण मापा जाना जिसके लिए उसे बनाया गया, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका वैधता। देखो एक एक क्वेश्चन वापस रिपीट होगा आपका, वैधता, ठीक है दोस्त। परीक्षण के परिणामों का विभिन्न अवसरों पर समान बने रहना, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि परीक्षण के परिणामों का विभिन्न अवसरों पर समान बना रहना, यदि बार बार हम परीक्षण कर रहे हैं तो वही परिणाम वापस आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, विश्वसनीय, यानी आपकी इसमें सही बात है, यही परिणाम आपका आएगा, तो विश्वसनीयता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, विश्वसनीयता बराबर क्या होता है आपका, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता बराबर होता है आपका नमूने की पर्याप्तता, नमूने की पर्याप्तता प्लस आपकी वस्तुनिष्ठता,
ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप साथ साथ याद करना दोस्तों। बारंबारता, जैसे आपकी विश्वसनीयता से तात्पर्य प्राप्तांकों की बारंबारता से, तात्पर्य किसका है, तात्पर्य की बात करें तो बारंबारता से, प्राप्तांकों की बारंबारता, बारंबारता बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, विश्वसनीयता प्राप्तांकों की उस संगति की ओर इंगित करती है। विश्वसनीयता प्राप्तांकों की उस संगति की ओर इंगित करती है जो एक ही व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर उसी परीक्षण के मापने पर प्राप्त होती है। ये परिभाषा किसने दी थी, डिजलियर ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। देखो, थॉर्नडाइक ने तो नहीं दी, एनास्तासी ने दी थी या केली ने दी थी। तो बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ये परिभाषा किसने दी थी कि विश्वसनीयता प्राप्तांकों की उस संगति की ओर से इंगित करती है जो एक ही व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर उसी परीक्षण से मापने पर प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एनास्तासी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिजलियन की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी भी। इनकी परिभाषा क्या थी आपकी, विश्वसनीयता उस विश्वास को प्रकट करती है, विश्वसनीयता उस विश्वास को प्रकट करती है, उस विश्वास को प्रकट करती है, प्रकट करती है जो कि एक परीक्षा में, जो कि एक परीक्षा में स्थापित की जा सकती है, स्थापित की जा सकती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, दोनों की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनास्तासी की और आपकी डिजलियन की, जिन्होंने विश्वसनीयता के लिए परिभाषाएं दी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है। देखो, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी की कितने और कौन कौन से पक्ष है, ऑब्जेक्टिविटी के कितने और कौन कौन से पक्ष है। विश्वसनीयता का व्यवहारिक कसौटी क्या है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर याद कर लेना, वस्तुनिष्ठता की व्यवहारिक कसौटी क्या है। व्यवहारिक कसौटी तो आप समझ जाओगे, आप छोटा प्रश्न होता है तो क्या हो जाएगा, सीमित समय वाला, सीमित समय वाला, समय वाला सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखे, 1 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता, 2 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता एवं अंकन वस्तुनिष्ठता, 3 है प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता, अंकन वस्तुनिष्ठता, समय की वस्तुनिष्ठता, 4 दे रखी वैधता, विश्वसनीयता, प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता, अंकन की वस्तुनिष्ठता। तो हमें क्या पूछा है, देखो हमें पूछा है कि वस्तुनिष्ठता के कितने और कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं आपके, वस्तुनिष्ठता के 2 पक्ष होते हैं, प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता और अंकन की वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रभाव वस्तुनिष्ठता और वैधता दोनों पर पड़ता है। अब सीधा क्वेश्चन पूछे कि वस्तुनिष्ठता का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो इसका प्रभाव पड़ता है विश्वसनीयता एवं वैधता दोनों पर, विश्वसनीयता व वैधता दोनों पर पड़ता है, दोनों पर पड़ता है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया आपका कि वस्तुनिष्ठता का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो विश्वसनीयता और वैधता दोनों पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमें पूछा गया कि वस्तुनिष्ठता के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से पक्ष होते हैं आपके, प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता और अंकन की वस्तुनिष्ठता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप स्कोरिंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो, विभेदकारिता का तात्पर्य परीक्षण के किस गुण से। ये क्वेश्चन ये आपका बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ भाई, विभेदकारिता का तात्पर्य परीक्षण के किस गुण से। देखो, परीक्षण की सत्यता और शुद्धता को मापने की क्षमता से, परीक्षण के परिणामों की बारंबारता से। देखो, परिणामों की बारंबारता से तो कौन सा हो जाएगा आपका, विश्वसनीयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, विश्वसनीयता। ठीक है, और परीक्षण की सत्यता और शुद्धता को मापने की क्षमता क्या हो जाएगी आपकी, वैधता। क्या हो जाएगी दोस्त, वैधता हो जाएगी। देखो, परीक्षण द्वारा तेज, सामान्य और कमजोर विद्यार्थियों के भेद करने की क्षमता क्या होती है आपकी, विभेदकारिता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विभेदकारिता का तात्पर्य परीक्षण के किस गुण से है,
तो परीक्षण द्वारा तेज, सामान्य और कमजोर विद्यार्थियों में भेद करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी विभेदकारिता कहलाती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और व्यवहारिक कसौटी क्या है विभेदकारिता की? ये आप कमेंट के अंदर बताओगे। व्यवहारिक कसौटी आपको कमेंट के अंदर बताना है, क्योंकि अभी मैंने बताई आपकी 6 की 6। कमेंट में बताओ भाई, ठीक है। जो जितना कमेंट करोगे, लिखोगे आप, जो पूछे जाते हैं उतना ही आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगे और ज़्यादा समय तक आपको याद रहेंगे। जो लिखा जाता है वो ज़्यादा समय तक हमें याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखो, मूल्यांकन की तकनीक एवं साधनों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है? यहाँ पर देखो, अब मूल्यांकन की तकनीक एवं साधन की क्वेश्चन आ गया आपके। जो मैंने दूसरा टॉपिक बोला था, पहला टॉपिक हमने उत्तम परीक्षण के गुण बोला था, दूसरा टॉपिक हमने बोला था कि मूल्यांकन की तकनीक एवं साधन पढ़ेंगे। 3 प्रकार से थे आपके। देखो, मूल्यांकन की तकनीक एवं साधनों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है? तो कितने आधार आपके? 3 आधार है। आप देखो कौन कौन से, देखो ऑप्शन दे रखा है आपका। संरचना एवं निर्माण के आधार पर, बिल्कुल देखो, संरचना एवं निर्माण के आधार पर, ठीक है। संरचना और निर्माण के आधार पर कितने प्रकार के आपके? 2 प्रकार के। कौन कौन सी? प्रमापीकृत और गैर प्रमापीकृत, बिल्कुल राइट है। प्रकृति के आधार पर, बिल्कुल राइट। और प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के आपके? 3 प्रकार के। पूरा क्वेश्चन एक साथ ही आ गया। संख्यात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक, बिल्कुल राइट है। व्यवहार के पक्ष के आधार पर, तो सीधा पूछिए कि तकनीक की बात करें तो आपके संरचना एवं निर्माण के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और व्यवहार के पक्ष के आधार पर, यानी 3 आधार आपके। और इन्हीं 3 आधारों को अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे संरचना और निर्माण के आधार पर 2 प्रकार के थे, प्रमापीकृत और गैर प्रमापीकृत। प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के आपके, संख्यात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक। और व्यवहार पक्ष के आधार पर भी 3 प्रकार के, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, 3 प्रकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन एक साथ ही आपको यहाँ पर मिल गया कि मूल्यांकन की तकनीक है तो कितने आधारों पर बांटा गया? आपके 3 आधारों पर, संरचना के एवं निर्माण के आधार पर, ठीक है, प्रकृति के आधार पर और व्यवहार के पक्ष के आधार पर। ऐसा पूछे कि संरचना और निर्माण के आधार पर मूल्यांकन तकनीक को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया, प्रमापीकृत और गैर प्रमापीकृत। प्रकृति के आधार पर पूछ ले तो संख्यात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक। और व्यवहार पक्ष के आधार पर पूछे तो 3 भागों में बांटा गया आपका, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और कारण को सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो पहला दे रखा कथन दे रखा है, प्रमापीकृत मूल्यांकन तकनीक वैधता और विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ बन जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सीधा भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी तकनीक है जो वैधता और विश्वसनीयता की दृष्टिकोण से श्रेष्ठ बन जाती है? तो ऑप्शन के अंदर आपका दिया होता है आपका प्रमापीकृत मूल्यांकन। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर देखो, प्रमापीकृत मूल्यांकन तकनीक वैधता और विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ बन जाती है, बिल्कुल राइट। क्योंकि देखो कारण देखा, क्योंकि इन परीक्षणों की सामग्री, प्रशासन की प्रक्रिया और अंकन विधि पहले से ही निर्धारित एवं एक रूप होती है, बिल्कुल राइट। तो देखो, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर एक क्या सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इसके अलावा देखो, आपके प्रमापीकृत है, इसके मूल्यांकन की विभिन्न तकनीक के साधन 5 आपके, नोट लगा के यहाँ पे याद कर लेना। प्रमापीकृत मूल्यांकन की विभिन्न तकनीक, मूल्यांकन की तकनीक की बात करें तो कितनी है दोस्त आपकी? 6। कितनी है आपकी? 6। कौन कौन सी आपकी? देखो, पहला आता आपका बुद्धि परीक्षण। कौन सा था आपका? बुद्धि परीक्षण। दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा था आपका रुचि परीक्षण। कौन सा था आपका? रुचि परीक्षण। तीसरा आता आपका कौन सा? अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण। चौथा आता आपका कौन सा? उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण। पांचवा आता आपका व्यक्तिगत परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण। 5, 6 नहीं आपकी 5। व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। तो ये सारी की सारी विद्या कौन सी है? परीक्षण कैसी आपकी तकनीक है? प्रमापीकृत मूल्यांकन की तकनीक है। कितनी आपकी? 5 है। बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण,
ठीक है। अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यवहारिक परीक्षण, तो यहाँ पर दे दिया जाता है। दो आपके मान लीजिए 3 ऐसे क्वेश्चन आता है आपका, 3 तो दे दी जाती है परीक्षण आपके प्रमाणीकृत मूल्यांकन की, और एक जो परीक्षण तकनीक दे दी जाती है आपकी किसकी, अप्रमाणीकृत जो मूल्यांकन है दूसरा प्रकार उसकी। और पूछा जाता है कि कौन सी आपकी प्रमाणीकृत मूल्यांकन की तकनीक नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो वहाँ पर जो प्रमाणीकृत की जो तकनीक है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पांचों के पांचों आपको याद होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है दोस्तों, ये किससे की कौन से परीक्षण के मापन की है आपकी, प्रमाणीकृत मूल्यांकन के। क्वेश्चन हो जाएगा अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अप्रमाणीकृत मूल्यांकन तकनीक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखो पूछ लिया ना क्वेश्चन, मैंने अभी बोला था आपको। तो निम्नलिखित में से कौन सा साधन अप्रमाणीकृत मूल्यांकन तकनीक के अंतर्गत आता है। देखो बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण, ये सारे देखो अभी पढ़े हमने, ये रहा बुद्धि, रुचि, अभिरुचि परीक्षण। तो ये तो सारे किसके आपके प्रमाणीकृत परीक्षण के हैं, ये तो सारे किसके आपके प्रमाणीकृत परीक्षण के परीक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रश्नावली और अवलोकन किससे संबंधित आपकी, कौन सी तकनीक से संबंधित आपकी, अप्रमाणीकृत तकनीक या मूल्यांकन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर 3। यदि ये 5 याद कर लोगे तो बाकी 12 है आपकी, 12-13 है आपकी अप्रमाणीकृत की, उनकी याद करने की आवश्यकता नहीं, 5 याद है तो आप आराम से छाड़ सकते हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन साधन गुणात्मक तकनीक के अंतर्गत आता है, न कि परिमाणात्मक तकनीक के अंतर्गत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन साधन गुणात्मक यानी क्वालिटी तकनीक के अंतर्गत आता है, न कि परिमाणात्मक तकनीक के अंतर्गत। ऑप्शन दे रखे आपके, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निम्नात्मक परीक्षण, इजी टाइप टेस्ट, समाजमिति, प्रयोगात्मक परीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजमिति। क्या हो जाएगा आपका, समाजमिति। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो हमें यहाँ पर याद करना होना चाहिए कि प्रकृति के आधार पर जो मूल्यांकन तकनीक है उसको 2 भागों में बांटा गया। प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन तकनीक को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों। प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन तकनीक की बात करें तो मूल्यांकन तकनीक को कितने भागों में बांटा गया दोस्त, ये बांटा गया आपके 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब 2 भागों में कौन से बांटा गया, देखो दोनों भागों की याद कर लेना साथ साथ। यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया, एक तो बांटा गया आपके परिमाणात्मक या संख्यात्मक। इसको क्या बोला गया आपका, संख्यात्मक। ठीक है, और दूसरा बांटा गया आपका गुणात्मक, ठीक है, तकनीक। अब गुणात्मक तकनीक में देखो किन किन को सम्मिलित किया गया है, याद कर लेना सारी। अभिवर्ती मापनी, ठीक है। इसके अलावा बात करें समाजमिति, जो अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, समाजमिति। इसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, 3 या इसके दे देंगे, एक इसका दे देगा। अवलोकन, ठीक है। आकस्मिक निरीक्षण, इसके अलावा जांच सूची, साक्षात्कार। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। और परिमाणात्मक बात करें, संख्यात्मक बात करें तो 3 भागों में बांटा गया इसको। कितने भागों में बांटा गया आपके, 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन से आपके, देखो एक तो आपकी लिखित परीक्षा, एक हो जाएगी आपकी मौखिक परीक्षा, और एक हो जाएगी आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा। कौन सी परीक्षा आपकी, प्रयोगात्मक परीक्षा। ठीक है दोस्त, 3 भागों में बांटा गया। और इस लिखित परीक्षा के अंदर आएंगे कौन से आपके, इसी के अंदर आएंगे, देखो अलग पेन से आप टिक लगा देता हूँ। लिखित परीक्षा के अंदर ही आपका कौन सा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निम्नात्मक परीक्षण और आपका प्रयोगात्मक टेस्ट। तो और यहाँ पर तकनीक, गुणात्मक तकनीक से कौन सा हो जाएगा संबंधित, आपके समाजमिति। ये तो पूछा है हमें, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए, निम्नलिखित का सही कोर्स चुनिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया।
सही कोटा में पूछा है। देखो व्यवहार पक्ष के आधार पर मूल्यांकन को 3 भागों में बांटा गया था, हमने देखा था आपका अभी पीछे देखा था ना। जो व्यवहार पक्ष के आधार पर मूल्यांकन कितने भागों में बांटा गया था, आपके 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से में? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मनोरचनात्मक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो पहला देखा ज्ञानात्मक व्यवहार, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? लिखित परीक्षण आ जाएगा, बिल्कुल राइट। पहले में लिखित परीक्षण आ सकता है, मौखिक परीक्षण आ सकता है आपका, मौखिक परीक्षण आ सकता है आपका, और इसके अलावा आपका साक्षात्कार आ सकता है, साक्षात्कार आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पहले में है, चौथे में, तो दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरे की बात करते थे भावात्मक व्यवहार पक्ष, तो भावात्मक व्यवहार पक्ष में देखो आपकी अभिवर्ती परीक्षण बिल्कुल राइट है, अभिवर्ती परीक्षण आ सकता है आपका, रुचि परीक्षण आ सकता है आपका, ऑप्शन के अंदर ये भी तो आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम समायोजन परीक्षण आ सकता है आपका, समायोजन परीक्षण आ सकता है, मूल्य परीक्षण आ सकता है आपका, क्या आ सकता है आपका? मूल्य परीक्षण, मूल्य परीक्षण आ सकता है। तो दूसरे में, तो इसमें दूसरा 13 में दे रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। तो क्रियात्मक व्यवहार पक्ष में कौन सा हो जाएगा? आपके प्रायोगिक परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके व्यवहार के पक्ष के आधार पर मूल्यांकन के जो तकनीकी प्रकार बांटे गए थे, मूल्यांकन को बांटा गया था, वो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर पहली बार लिखित परीक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर पहली बार लिखित परीक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? सन 1702 ईस्वी में। देखो 1702 ईस्वी में तो पहली बार लिखित परीक्षा इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की गई थी। 1702 में तो पहली बार लिखित परीक्षा का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर पड़ती है दोस्त? ये थी आपकी इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पर पड़ती है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, अब हमें पूछा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय स्तर पर पहली बार लिखित परीक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो पहला ऑप्शन तो हो गया आपका क्लियर। दूसरा ऑप्शन 1854, 1882, 1901। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1854। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1854 में क्या आया था आपका? वुड डिस्पैच की स्तुति के आधार पर, वुड डिस्पैच की संतुति के आधार पर, के आधार पर 3 यूनिवर्सिटी थी आपकी, 3 विश्वविद्यालय थे आपके, 3। कौन कौन से थे आपके? 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से थे आपके? 3 विश्वविद्यालय थे आपके, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। किसका आयोजन किया गया? आपकी लिखित परीक्षा प्रणाली का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रवेश परीक्षा प्रारंभ की गई थी किसके अंदर? मुंबई, मद्रास और कोलकाता के अंदर 1854 ईस्वी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विद्यार्थी की विशेष में प्रगति को मापने के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं आपके? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन से? देखो, एक तो परीक्षण किया जाता है आपका मौखिक परीक्षण, एक परीक्षण किया जाता है आपका प्रायोगिक परीक्षण, एक परीक्षण किया जाता है आपका लिखित परीक्षण। कौन सा परीक्षण? लिखित परीक्षण। सीधा क्वेश्चन पूछा गया आपका कि विद्यार्थी की विशेष में प्रगति को मापने के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? तो 3 प्रकार के किए जाते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से किए जाते हैं? मौखिक परीक्षण किया जाता है, प्रायोगिक परीक्षण किया जाता है और लिखित परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का उदाहरण है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का उदाहरण है। निबंध लेखन,
देखो निबंध लेखन सत्य असत्य प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, दीर्घ प्रश्न। तो यहाँ पर देखो सत्य असत्य, ठीक है, निबंध लेखन, वर्णनात्मक उत्तर और दीर्घ उत्तर, ये तो कैसे प्रश्न है आपके, बताओ भाई। ये तो निबंधात्मक प्रश्न हो गए। सत्य असत्य प्रश्न कैसे आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। देखो समझना, लिखित परीक्षा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, लिखित परीक्षा की। और लिखित परीक्षा देखो 2 प्रकार से होती है आपकी, ये तो वस्तुनिष्ठ होती है, एक कैसी होती है आपकी निबंधात्मक। ये तो कैसी आती है, वस्तुनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, जैसे आपकी एग्जाम होती है, कैसी होती है आपकी, ऑब्जेक्टिव होती है। एक होती है आपकी सब्जेक्टिव, जैसे आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हो जब आपने BA BSc BEd की होगी, तब आपकी परीक्षा कैसी होती है, आपकी निबंधात्मक परीक्षा होती है, ठीक है। अब देखो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात करें, वस्तुनिष्ठ को 2 भागों में बांटा गया आपकी, ऑब्जेक्टिव को कितने भागों में बांटा गया आपके, 2 भागों में। ये तो प्रत्याश स्मरण वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, रिकॉल वाले क्वेश्चन, प्रत्याश स्मरण वाले क्वेश्चन, रिकॉल। देखिए कौन से होते हैं आपके, ये तो रिक्त स्थान वाले पूर्ति है, रिक्त स्थान पूर्ति। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, शब्द याद कर लेना सारे। रिक्त स्थान वाले पूर्ति वाले क्वेश्चन कैसे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके अलावा आपके सामान्य प्रत्याश स्मरण रूप, प्रत्याश स्मरण रूप, और दूसरे होते हैं आपके प्रत्याभिज्ञान वाले। कौन से, दूसरे प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान वालों को दोस्तों कौन से होते हैं आपके, जैसे आपके बहुविकल्पी हो गया, आपकी बहुविकल्प आपके आते हैं क्वेश्चन। सत्य असत्य वाले प्रश्न हो गया आपके, सत्य असत्य वाले प्रश्न प्रत्याभिज्ञान वाले प्रश्न होते हैं। इसके अलावा आपकी बात करें, मिलान वाले प्रश्न हो गया आपके। इसके अलावा आपके वर्गीकरण वाले प्रश्न हो गया आपके, और इसके अलावा आपके सादृश्य अनुभव वाले प्रश्न हो गया आपके। कौन से, सादृश्य अनुभव। तो सारे के सारे प्रश्न कौन से होते हैं आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। और यहाँ से कोई ना कोई एक दे दिया जाता है। जैसे पूछा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखो सत्य असत्य प्रश्न आया, तो इसके स्थान में मिलान भी आ सकता है, वर्गीकरण भी आ सकता है, सादृश्य अनुभव भी आ सकता है, रिक्त स्थान पूर्ति भी आ सकता है, सामान्य प्रतिश्रवण रूप भी आ सकता है। ऑप्शन कोई भी आ सकता है। बाकी जो निबंध लेखन, वर्णनात्मक उत्तर, दीर्घ उत्तर प्रश्न कैसे आपके निबंधात्मक प्रश्नों के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो उत्तर संक्षिप्त व स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर कैसे होते हैं आपके, संक्षिप्त और स्पष्ट होते हैं, एक शब्द का उत्तर होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ पर एक शब्द का आपका राइट आंसर होता है। परीक्षा का आयोजन कठिन होता है, बिल्कुल ये आपका गुण नहीं है, आपका दोष है ये आपका। यानी ये तो पूछा है कि गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। परीक्षा का आयोजन कठिन होता है, बिल्कुल कठिन होता है, एक प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दोष है, क्योंकि 4 ऑप्शन बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो एक गुण थोड़ी है, दोष है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंकन शीघ्रता व सुगमता से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, सिद्धांत से किया जा सकता है, बिल्कुल ये आपका गुण है। यह वेद एवं निष्पक्ष होती है, बिल्कुल। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है वो क्या होती है, वेद होती है और निष्पक्ष होती है, बिल्कुल सत्य हो गया। जितने नंबर आ रहे हैं उतने सही है, बाकी गलत है तो गलत है, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है, यानी गुण है आपका। तो हमें पूछा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका, एक दोष है, आयोजन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए, स्टेनले तथा रोस के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण की सही क्रमिक सोपान व्यवस्था क्या है। स्टेनले और रोस के अनुसार, ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण की सही क्रमिक सोपान व्यवस्था कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी हो जाता है दोस्त, याद कर लेना। देखो बात करते हैं इनके सोपान है, तो इन्होंने 4 सोपान बताए थे। सोपान कितने बताए थे इन्होंने, 4 बताए थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेनले व तथा रोस के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण के कितने सोपान है, तो 4 सोपान है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपका। अब चारों सोपानों का क्रम याद करना। सबसे पहले देखो नियोजन आता है, तो नियोजन इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका पदों की संख्या रचना आती है, तो यहाँ पर देखो मूल्यांकन दे रखा है, मूल्यांकन आता है आपका लास्ट में, मूल्यांकन क्या आता है आपका लास्ट में, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नियोजन, पदों की रचना करना, परीक्षण की जांच करना और फिर मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा पूछिए कि स्टेनले तथा रोस के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण की सही क्रमिक सोपान व्यवस्था कौन सी है, तो नियोजन, पदों की संरचना, पदों की रचना, परीक्षण की जांच और मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नात्मक परीक्षा का गुण है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नात्मक परीक्षा गुण है। देखो उत्तर संक्षिप्त व निश्चित होते हैं, ये तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है। किसी प्रकार की परीक्षा का गुण है वस्तुनिष्ठ।
व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मापन संभव है। परीक्षण का अंकन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होता है? नहीं। प्रश्नों की संख्या अधिक होती है? नहीं। व्यक्तिगत के विभिन्न पक्षों का मापन संभव है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर चाहिए। आप निम्नदात्मक यदि पूरा प्रश्न लिखते हो तो हर मापन का संभव है, तो कौन से प्रश्नों के द्वारा किया जाता है, कौन से परीक्षा के द्वारा? निम्नदात्मक परीक्षा के द्वारा। जैसे आप कॉलेज वगैरह होती है, वहाँ पर आप कॉम्पिटिशन 10th 11th 12th की आप एग्जाम देते हो तब, ठीक है, बीएड की आपने एग्जाम दी थी तब कैसी थी? आपकी निम्नदात्मक परीक्षा थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मापन संभव है, कौन सी परीक्षा के माध्यम से? निम्नदात्मक परीक्षा के माध्यम से। एक क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नदात्मक के प्रश्नों के मूल्यांकन में बिंदु विधि को क्या कहा जाता है? देखो बिंदु विधि को क्या कहा जाता है? 2 प्रकार की विधियां होती है निम्नदात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन के लिए। कितनी प्रकार की विधियां होती है आपकी? 2 प्रकार की विधियां होती है, या 2 विधियों से किया जाता है, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। तो एक तो आपकी कौन सी? बिंदु विधि। और दूसरी कौन सी आपकी? दूसरी आपकी रेटिंग विधि। रेटिंग विधि। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि मूल्यांकन में बिंदु विधि को क्या कहा जाता है, यानी बिंदु विधि का अन्य नाम पूछा है हमें। तो देखो समग्र अंकन विधि, विश्लेषणात्मक विधि, दो समग्र अंकन विधि तो कहा जाता है आपके रेटिंग विधि को। किसको कहा जाता है? आपके रेटिंग विधि को। विश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, अनुमानात्मक विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो फैक्ट क्वेश्चन है सारे के सारे। पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोर्टफोलियो क्यों बना जाता है? बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी होता है, बार बार आपके एग्जाम में आया भी है। विद्यार्थियों को अंकों की गणना करना, विद्यार्थी की सीखने की प्रगति एवं व्यवहारिक विकास का अभिलेख रखना, विद्यार्थियों को परीक्षण परिणाम बताना, केवल अभिभावकों की टिप्पणी दर्ज करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्यार्थी की सीखने की प्रगति एवं व्यवहारिक विकास का अभिलेख रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्राकृतिक स्थिति में परीक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राकृतिक स्थिति में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साक्षात्कार कहलाती है, प्रश्नावली कहलाती है, प्रेक्षण या अवलोकन कहलाती है, समाजविधि कहलाती है। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके प्रेक्षण या अवलोकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं आपके? अवलोकन के प्रकार की बात करें तो अवलोकन के प्रकार पूछे जाते हैं। अवलोकन के प्रकार पूछे तो 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आपके? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? देखो पहला होता है आपका सतह व बाह्य, दूसरा होता है आपका नियोजित व अनियोजित, नियोजित व अनियोजित, तीसरा होता है आपका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, चौथा होता है आपका सहभागी व असहभागी, सहभागी व असहभागी। तो किसके प्रकार है? आपके अवलोकन के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, किस मूल्यांकन उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति वस्तु या विचार की विशेषताओं की तीव्रता या आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है? किस प्रकार की किया जाता है भाई आपकी? तो तीव्रता या आवृत्ति मापने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, समाजमिति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका रेटिंग स्केल। क्या हो जाएगा आपका? रेटिंग स्केल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, गिलफेड ने निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल के कितने प्रकार बताए? गिलफेड ने कितने प्रकार बताए भाई आपके निर्धारण या मापने के? बार बार एक क्वेश्चन भी आपका रिपीट होता है। 4 प्रकार बताए, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 7 प्रकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 प्रकार बताए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 6 प्रकार कौन से आपके? देखो पहला बताया था इन्होंने संख्यात्मक आंकिक, पहले की बात करें तो पहला था इनका संख्यात्मक या आंकिक की भी आ सकता है। दूसरा था इनका ग्राफिक, ग्राफी। तीसरा प्रकार इन्होंने बताया था आपका प्रतिशत। चौथा प्रकार इन्होंने बताया था मानक। पांचवा प्रकार इन्होंने बताया था आपका संचित बिंदु। कौन सा बताया था आपका? संचित बिंदु। और छठा प्रकार इन्होंने बताया था आपका बाध्य चेन। तो 6 प्रकार बताए थे किसने? गिलफर्ड ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऐसे प्रश्नों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके उत्तर हाँ या नहीं में दिए जाते हैं?
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऐसे प्रश्नों के लिए उपयोग में किया जाता है जिनके उत्तर हाँ या नहीं में दिए जाते हैं? प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट या समाजविधि? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? चेकलिस्ट के अंदर, जिनके उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं। जैसे आपकी चेकलिस्ट बनी होती है आपकी, आपने देखा होगा कई बार, आपने एग्जाम के अंदर भी देखा होगा, आपको दिए ऑप्शन दिए होते हैं, या आपने कभी प्रयोगशाला में बात करें, आपकी प्रायोगिक डायरी बनाई होगी तो वहाँ पर आपको चेकलिस्ट होती है। आपने जब बीएड की होगी तो बीएड के अंदर आपको एक चेकलिस्ट दी होती है, वहाँ पर आपके बताना था कॉलेज के बारे में, सही है गलत है, कौन सी विशेषता है, खेल कूद वगैरह, टिक लगाते हो आप, सही का क्रॉस का, सही का क्रॉस का, ठीक है। तो वहाँ पर हाँ या नहीं के उत्तर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कौन सा मूल्यांकन उपकरण है विद्यार्थी के जीवन की सार्थक घटनाओं या प्रसंगों का वस्तुनिष्ठ वर्णन प्रस्तुत करता है? कौन सा मूल्यांकन उपकरण विद्यार्थी के जीवन की सार्थक घटनाओं या प्रसंगों का वस्तुनिष्ठ वर्णन करता है? जांच सूची, उपाख्यान, रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका उपाख्यान, रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्य नाम पूछे इसका, अन्य नाम पूछे इनका, उपनाम ये है इनके, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आपका आकस्मिक निरीक्षण आलेख, आकस्मिक निरीक्षण आलेख, निरीक्षण आलेख, ठीक है। घटनावर्त, घटनावर्त हो गए, या एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो दे रखा आपका, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, समूह में व्यक्तियों को पारस्परिक सामाजिक संबंधों को मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? समूह में व्यक्तियों के पारस्परिक सामाजिक और संबंधों को मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रेक्षण विधि है, जांच सूची है, समाजविधि विधि है, या प्रश्नावली विधि है? तो राइट आंसर क्या जगह का? समाजविधि विधि। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके प्रतिपादक कौन थे आपके? प्रतिपादक की बात करें तो इसके प्रतिपादक थे आपके J.L. मोरिनो, J.L. मोरिनो। और इन्होंने कब प्रतिपादित किया था इसको? इन्होंने किया था आपके 1934 में। कब किया था आपके? 1934 में इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, संचय विलय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संचय विलय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। विद्यार्थी केवल शैक्षिक प्रगति दर्ज करना, विद्यार्थी की जानकारी को केवल 1 वर्ष तक सुरक्षित रखना, विद्यार्थी के बारे में दीर्घकालिक व विश्वसनीय जानकारी एकत्रित करना, विद्यार्थियों की परीक्षा अंक सूची तैयार करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यार्थी के बारे में दीर्घकालिक व विश्वसनीय जानकारी एकत्र करना ही संचय विलय का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बार बार रिपीट होता है, ये बार बार रिपीट होता है, जैसे आंकड़े हो गए, स्थायी आंकड़े कार्ड हो गए, संग्रहित अभिलेख हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपका? केवल लिखित उत्तरों का मूल्यांकन करना, अभ्यर्थी के ज्ञान, हाव भाव और व्यवहार का मूल्यांकन करना, केवल अभ्यर्थी की भाषा क्षमता मापना, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि करना। तो अभ्यर्थी के ज्ञान, हाव भाव और व्यवहार का मूल्यांकन करना ही क्या आपका साक्षात्कार है? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे फैक्ट क्वेश्चन है जो अभी आपके आ रहे हैं, चल रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन और आगे, फिर उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा, फिर आपका निदानात्मक मापात्मक जो उपचारात्मक परीक्षण हो जाएगा। साक्षात्कार वाला हो गया, हाँ। ये प्रश्नावली को लिखित साक्षात्कार क्यों कहा जाता है? प्रश्नावली को लिखित साक्षात्कार क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसमें मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्नों का उत्तर परीक्षक द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्न लिखित रूप से पूछे जाते हैं और उत्तर सूचनादाता स्वयं लिखता है, क्योंकि इसमें केवल हाँ या ना वाले प्रश्न शामिल होते हैं। तो ये पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रश्न लिखित रूप से पूछे जाते हैं और उत्तर सूचनादाता स्वयं लिखता है। बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आपका लिखित साक्षात्कार कहा जाता है दोस्त, ठीक है। प्रैक्टिकल के अंदर आपने देखा होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अध्यापक योजना डायरी। अध्यापक योजना डायरी, या इसको अलग नाम बोले तो इसको बोला जाता है आपका रचनात्मक आकलन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है आपका? विद्यार्थी के अनुशासन की जांच करना, केवल परीक्षा परिणामों का लेखा जोखा रखना, शिक्षण आकलन की योजना बनाकर फीडबैक के आधार पर सुधार करना, विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का रिकॉर्ड रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षण आकलन की योजना बनाकर फीडबैक के आधार पर सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रूब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपके प्रश्न में पूछा गया था इस साल 2025 के अंदर।
ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका, देखो, केवल विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना, विद्यार्थियों के प्रदर्शन मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों एवं मानकों के आधार पर करना, परीक्षा प्रपत्र तैयार करना, शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन करना। तो रूब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों एवं मानकों के आधार पर करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, गेलाधर 2000 के मर्सिडीज मॉडल के 3 मुख्य घटक कौन से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है। गेलाधर 2000 के मर्सिडीज मॉडल के 3 मुख्य खंड कौन से हैं। 3 मुख्य खंड है दोस्तों, कौन से आपके, ज्ञान का निर्माण, समझ उत्पन्न करना, अनुप्रयोग खोजना। दूसरा देखा योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना। तीसरा ऑप्शन दे रखा अवलोकन करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। चौथा ऑप्शन दे रखा सूचना देना, पढ़ना और परखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ज्ञान का निर्माण करना, समझ उत्पन्न करना और अनुप्रयोग खोजना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके मूल्यांकन की तकनीक, जितने क्वेश्चन थे आपके मूल्यांकन की तकनीक के संबंधित थे, सारे के सारे हमने क्वेश्चन कर लिए। जितने आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, जितने पूछने की संभावना हो, तो वो सारे आपकी बात करें एक एक पॉइंट से आपको सारा क्वेश्चन करवाया गया डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो फैक्ट क्वेश्चन थे, जो सीधे बन सकते हैं, वो सारे के सारे करवा दिए गए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो आप उपलब्धि परीक्षण आ गया आपका, उपलब्धि परीक्षण और आपके निर्धारित परीक्षण, 2 ही टॉपिक बचे हैं आपके। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले अब तक जिन दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब तक की क्लास है वो कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और लाइक जरूर करना। जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया, लाइक करना। और अब तक की आपकी बात करें, जो उत्तम परीक्षण गुण और मूल्यांकन तकनीक के जो हमने परीक्षण के प्रश्न देखे, उनमें आपके कितने क्वेश्चन सही है वो कमेंट के अंदर जरूर बताइए। अब 2 ही टॉपिक आपके अंतिम है जो आज के टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात करते हैं दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताओ। विद्यार्थी की बुद्धि का स्तर याद करना, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों की विशेष संबंधी उपलब्धियों को मापना, विद्यार्थियों की सृजनात्मकता या परीक्षण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विद्यार्थियों की विशेष संबंधी उपलब्धियों को मापना ही उपलब्धि परीक्षण का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण की। उपलब्धि परीक्षण के अन्य नाम बोला जाता है इसको, निष्पत्ति परीक्षण भी बोला जाता है आपका, निष्पत्ति परीक्षण भी बोला जाता है इसको। इसके अलावा आपका संप्राप्ति परीक्षण भी बोला जाता है, संप्राप्ति परीक्षण भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एक उपलब्धि या दक्षता परीक्षण यह याद करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि बालक ने क्या तथा कितना सीख लिया, अथवा वह कोई कार्य कितनी अच्छी तरह से कर सकता है। ये कथन किसका है, एबेल का है, फ्रीमेन का है, सुपर का है, थॉर्नडाइक और हेगन का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो ये कथन आपका है सुपर का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, परिभाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इबेल की बात करें तो इबेल है उपलब्धि परीक्षण वह है जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता को मापन करने के लिए। इबेल की बात करें तो देखो उपलब्धि परीक्षण कौन सा है, शॉर्ट में याद करते हैं। इन्होंने बताया कि उपलब्धि परीक्षण है ना, वह है जो क्या करता है आपका, ज्ञान को समझने, ज्ञान को समझने या वह विशेष कौशल की दक्षता को मापन, विशेष कौशल दक्षता का मापन, कौशल दक्षता का मापन ही क्या आपका उपलब्धि परीक्षण। ये परिभाषा किसकी थी, इबेल की थी। फ्रीमैन की बात करें तो इन्होंने बताया कि उपलब्धि परीक्षण वह लोग है जो ज्ञान, अवबोध और दक्षता का मापन करता है। इन्होंने क्या बताया आपकी उपलब्धि परीक्षण क्या है, ज्ञान, अवबोध व दक्षता का मापन करता है। ये शब्द याद कर लेना, दक्षता का मापन करता है, वो क्या आपका उपलब्धि परीक्षण है। ये किसने कहा, आपकी फ्रीमैन ने कहा। ठीक है, थॉर्नडाइक और हेगन की बात क्या है, इन्होंने बोला कि हम संप्राप्ति परीक्षण का प्रयोग करते हैं इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा, कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके, इन्होंने बोला कि विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने क्या सीखा, व्यक्ति ने क्या सीखा, तो वही क्या आपका उपलब्धि परीक्षण है। ये परिभाषा थी आपकी थॉर्नडाइक और हेगन की। तो शॉर्ट में हमने परिभाषा याद करने की कोशिश की है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए उपलब्धि परीक्षण संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। उपलब्धि परीक्षण संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बताओ भाई, 2 1 के होते हैं, 2 के होते हैं, 3 के होते हैं, 4 के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के,
दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं देखो याद करो। एक तो होता है आपका परमापिक अर्थ, पहला तो कौन सा होता है आपका परमापिक अर्थ, और दूसरा होता है आपका कौन सा, दूसरा होता है आपका शिक्षक निर्मित गैर परमापिक अर्थ। शिक्षक निर्मित गैर परमापिक अर्थ, परमापिक अर्थ सीधे पूछ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे शिक्षक निर्मित कौन सा हो गया अभी, ये तो हो गया जैसे मौखिक हो गया आपका, शिक्षक निर्मित मौखिक परीक्षण होता है आपका, लिखित होता है आपका, इसके अलावा आपका प्रायोगिक होता है। और ये क्या होता है आपका परमापिक अर्थ, क्या होता है आपका सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के, सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रकार। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थॉर्नडाइक और एगन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख महत्व क्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अभी हमने परिभाषा देखी थी। उन्होंने बताया कि विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने क्या सीखा, यही उपलब्धि परीक्षण है। ये हमने अभी परिभाषा देखी थी थॉर्नडाइक और एगन की। और इनके अलावा इन्होंने महत्व बताया उपलब्धि परीक्षण की। केवल परीक्षा परिणाम प्रकाशित करना, विद्यार्थी का वर्गीकरण, कठिनाइयों का निदान और शिक्षा में निर्देश देना, शिक्षकों की कार्य योजना तैयार करना, केवल विद्यार्थियों को अंक देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका विद्यार्थियों का वर्गीकरण, कठिनाइयों का निदान और शिक्षा में निर्देशन देना ही किसका महत्व है, आपके उपलब्धि परीक्षण का महत्व है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिंड क्विस्ट एवं मन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण का मुख्य महत्व क्या है। इनके अनुसार उपलब्धि परीक्षण का मुख्य महत्व क्या है, केवल विद्यार्थियों को अंक निर्धारित करना नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो, अध्ययन हेतु प्रोत्साहन करना, विद्यार्थियों को क्या करना, अध्ययन हेतु प्रोत्साहन देना, शिक्षण विधि में सुधार करना, यदि उनको समझ में नहीं आ रहा तो उसके शिक्षण विधि में सुधार करना, शैक्षिक निर्देशन में सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी उपलब्धि परीक्षण का महत्व है किनके अनुसार, मन और लिंड क्विस्ट के द्वारा दिया गया था महत्व, तो ऑप्शन नंबर बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण के मुख्य सोपान कौन से हैं। देखो सबसे पूछे कि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपलब्धि परीक्षण के सोपान कितने हैं। तो सोपान की बात करें तो सोपान है आपके 5, कितने आपके 5 सोपान है। तो सीधे दिए हो गया आपके, देखो योजना बनाना पहले, फिर प्रश्न बनाना, प्रश्न निर्माण, फिर अंकन करना, फिर विश्लेषण करना, फिर मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, उपलब्धि परीक्षण की योजना बनाते समय ब्लू प्रिंट में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, उपलब्धि परीक्षण की योजना बनाते समय ब्लू प्रिंट में किन बातों का ध्यान रखना, केवल प्रश्नों की क्या नहीं, विषय वस्तु, किस विषय वस्तु से बनाए जा रहे हैं, उन प्रश्नों का स्तर क्या है। यदि हम ब्लू प्रिंट बना रहे हैं प्रश्नों का, तो उन प्रश्नों का स्तर यानी विद्यार्थी के स्तर को देखते हुए प्रश्न बनाना चाहिए। प्रश्न का प्रकार, कौन से प्रकार से प्रश्न बनाया जा रहा है, ठीक है, प्रत्याशित प्रश्न वाला, देखा होगा वस्तुनिष्ठ, मिलान वाला, असत्य असत्य प्रकार क्वेश्चन, किस प्रकार क्वेश्चन बना रहे हो। अंकों का वितरण, उस प्रकार से अंकों का वितरण, जैसे 1 नंबर का, 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर वस्तुनिष्ठ आता है, फिर निम्नात्मक 6 नंबर के आते हैं। ये आपके विद्यालय की बात करें, विद्यालय में प्रश्न किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। यदि हम आपने देखा होगा एग्जाम होती है आपकी 10वीं की एग्जाम होती है, तो आपके देखो पहले 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर 3 नंबर के आते हैं। तो विषय वस्तु देखी जाती है, कठिनाई का स्तर, प्रश्न प्रकार और अंक वितरण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, प्रश्न पत्र निर्माण के समय उपलब्धि परीक्षण में मुख्यतः किन 4 उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रश्न पत्र निर्माण के समय उपलब्धि परीक्षण में कितने उद्देश्यों का ध्यान में रखा जाता है। तो 4 उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। कौन कौन से, ज्ञान, अवबोध, मूल्यांकन, प्रेरणा। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अवबोध, कौशल, सामाजिक व्यवहार, प्रयोग नहीं। प्रश्न निर्माण में देखो सामाजिक व्यवहार, प्रयोग इनको तो नहीं। ज्ञान, रुचि, अभ्यास, अभ्यास का कोई मतलब नहीं है प्रश्न निर्माण के अंदर। तो यहाँ पर देखो ज्ञान, अवबोध, मूल्यांकन, प्रेरणा नहीं। तो ज्ञान का, अवबोध का, ज्ञानोपयोग का और कौशल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, उपलब्धि परीक्षण का स्वरूप बनाते समय प्रश्नों के अंक वितरण में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, प्रत्येक उद्देश्य के अनुरूप प्रश्नों का अंक वितरण और विषय वस्तु की समान उप इकाइयों का में विभाजन, बिल्कुल। केवल कठिन स्तर और सरल प्रश्नों का संतुलन नहीं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना और समय घटाना नहीं, केवल निम्नात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मिश्रण नहीं। ये समझ आधारित क्वेश्चन था, आराम से कर सकता था, ऑप्शन कट रहे थे उसके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। शिक्षण विधियों की बात करें या जो शैक्षिक परिदृश्य में ऑप्शनों का ध्यान रखना दोस्तों। यदि ऑप्शन कट रहे हैं आपके, नेगेटिव कट रहे हैं आपके, नेगेटिव लग रहा है तो उस ऑप्शन को काट देना, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाए। और हम ऐसे कि एग्जाम के अंदर नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, नहीं रियल में होता है ऐसा। तो ऑप्शन काटोगे ना तब आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण एवं स्वरूप बनाते समय प्रश्नों के अंक वितरण के
में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रत्येक उद्देश्य के अनुरूप प्रश्नों का अंक वितरण और विषय वस्तु की समान उप इकाइयों में विभाजन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट या नील पत्थर में उपलब्धि परीक्षण के लिए क्या शामिल किया जाता है? देखो यहाँ उपलब्धि परीक्षण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। उपलब्धि परीक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए मैंने। ब्लूप्रिंट में उपलब्धि परीक्षण के लिए क्या शामिल? उद्देश्य और अंकन वितरण, प्रश्नों की संख्या, शिक्षक का व्यक्तिगत मूल्यांकन, परीक्षा का समय। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? उद्देश्य और अंक वितरण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूप्रिंट में उपलब्धि परीक्षण के लिए क्या शामिल किया जाता है? उद्देश्य और अंक वितरण शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो परीक्षण की विश्वसनीयता, परीक्षण की, एक मिनट छूट गया, पीछे नहीं छूटा। परीक्षण की विश्वसनीयता मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? परीक्षण की विश्वसनीयता मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई। मोस्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पुनः परीक्षण विधि, अर्ध विच्छेद विधि, समानांतरण प्रारूप विधि या उपरोक्त सभी। तो देखो परीक्षण की विश्वसनीयता मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पुनः निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, अर्ध विच्छेद विधि का प्रयोग किया जाता है, समानांतरण प्रारूप विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए आपकी, ये आपका उपलब्धि परीक्षण के जितने क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, वो सारे हम कर चुके हैं। कैसे लगे क्वेश्चन, आपको कितने से हुए कमेंट के अंदर जरूर बताना, और आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे वो भी बता देना कमेंट के अंदर। जो एक ही बात है मैंने जो अभी बोली। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हर क्वेश्चन को हम बारीकी से समझते हुए जा रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, निदानात्मक परीक्षण। यहाँ से क्वेश्चन आज आपके पूछे जाएंगे। निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण के क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 2 या 3 क्वेश्चन, क्योंकि छोटे हैं दोनों, बाकी सारे के सारे ICT से पूछे जाएंगे। देखो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ भाई। पहला दे रखा है विद्यार्थी की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। केवल विद्यार्थियों को अंक देना? नहीं। पाठ्यक्रम समाप्त करना? बिल्कुल नहीं। परीक्षा आयोजित करना? नहीं। तो विद्यार्थी के अधिगम कठिनाइयों को कारण का पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण है। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा बार और सबसे इजी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों को पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आज भी आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो निदानात्मक परीक्षण में विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों का याद करने प्राप्त किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह कथन किसका है? क्रॉनबेक का है, क्रॉनकरो का है, सोनेल का है, या योकम या सिम्पसन का है? तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? क्रोवेकरो का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें क्रॉनबेक की, तो इन्होंने निदानात्मक परीक्षण को क्या बताया? आपके निदानात्मक परीक्षण को एक प्रभावशाली उपकरण बताया। क्या बताया आपके? एक प्रभावशाली उपकरण। प्रभावशाली उपकरण सीधा पूछिए कि निदानात्मक परीक्षण को प्रभावशाली उपकरण किसने बताया? तो आपकी क्रॉनबेक ने बताया। किसने बताया? क्रॉनबेक ने बताया। सोनेलन की बात करें, सोनेलन ने भाषा और संबंधी दोषों का पता करने के लिए प्रयोग किया। इन्होंने निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग भाषा संबंधी दोषों का पता लगाने के लिए किया। सीधा पूछ लिया कि भाषा संबंधी दोषों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किसने किया? तो सोनेलन ने किया। योकम व सिम्पसन की बात करें तो इन्होंने शैक्षिक वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का कारणों को व्यक्त किया। इन्होंने क्या किया? निदानात्मक परीक्षण से शैक्षिक वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए किया। सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परिभाषा से कि ये इसके लिए बात करें निदान, जैसे पूछ ले कि शैक्षिक वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को कारणों का व्यक्त करने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किसने किया? तो योकम और सिम्पसन ने। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त।
निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कौन सा है? बताओ भाई, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो केवल विषय विशेष में विद्यार्थियों की कमजोरियों और क्षमताओं को जानना, बिल्कुल कठिनाइयों के किस प्रकार से दूर किया जा सकता है ये जानना, ये भी आपके निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करना, बिल्कुल राइट। यदि जो उपचारात्मक परीक्षण जो सबसे लास्ट में होता है उसके लिए आधार प्रदान करता है, कौन सा परीक्षण करता है? आपका निदानात्मक परीक्षण करता है, बिल्कुल राइट। तो आपका राइट आंसर क्या जगह? उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी आपके निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। शैक्षिक निदान की प्रक्रिया में विशिष्ट कठिनाई स्थलों का अन्वेषण किस उद्देश्य से किया जाता है? देखो अभी हमने देखा था शैक्षिक निदान की प्रक्रिया में विशिष्ट कठिनाई स्थलों का अन्वेषण, सिम्पसन वाला। शैक्षिक निदान की प्रक्रिया में विशिष्ट कठिनाई स्थलों का अन्वेषण किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन दे रखे छात्रों में देखो, छात्रों के मूल प्रक्रियाओं, नियमों और सिद्धांतों में कठिनाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। शैक्षिक निदान प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? शैक्षिक निदान प्रक्रिया का पहला प्रक्रम क्या है? यहाँ प्रक्रम की बात करें तो यहाँ पे कितने प्रक्रम दे रखे थे? 4 प्रक्रम थे। तो ये चारों दे रखे यहाँ पे। देख, कठिनाई स्थलों का विश्लेषण, छात्रों का चयन करना, उपचारात्मक परीक्षण लागू करना, परीक्षा का मूल्यांकन करना। क्रम भी पूछ ले तो शैक्षिक निदान प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है? तो पहला कदम आपके छात्रों का चयन करना, पहला कदम आपका। ठीक है, दूसरा कदम क्या आपका? विशिष्ट यानी कठिनाई स्थलों का विश्लेषण करना। तीसरा हो गया आपका, एक मिनट, तो पहला कदम हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। दूसरा की बात करें आपके, दूसरा कौन सा आपका? तो दूसरा आपका विशिष्ट क्षेत्र का चयन, विशिष्ट क्षेत्र का चयन। तीसरा पूछेगी, तीसरा कदम कौन सा आपका? तीसरा कदम है आपकी कठिनाई स्थलों का अन्वेषण, कठिनाई स्थलों का अन्वेषण। और चौथा पूछ लेगी, चौथा कदम कौन सा आपका? तो चौथा कदम है आपका कठिनाई स्थलों का विश्लेषण। लास्ट में क्या करना आपको? विश्लेषण, विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। शैक्षिक निदान में विशिष्ट क्षेत्र का चयन क्यों किया जाता है? शैक्षिक निदान में विशिष्ट क्षेत्र का चयन क्यों किया जाता है? किसी विषय के सभी क्षेत्रों का एक साथ समझने के लिए नहीं, किसी विषय के विविध क्षेत्रों में से उस क्षेत्र की कठिनाई पहचानने के लिए जिसमें छात्र का समस्या अनुभव कर रहे हैं। तो अभी तो आपका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, वह कठिनाई कहाँ पर हो रही है, इसी का तो प्रयोग किसमें किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। रोस 1956 के अनुसार निदान के कितने स्तर बताए? रोस ने कितने स्तर बताए भाई आपके? तो इन्होंने 5 स्तर बताए, 3 बताए, 4, 5, 6, तो 5 बताए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। और कौन कौन से बताए 5, वो भी देख लो साथ साथ। इन्होंने बताया उन छात्रों का चयन जिनमें समस्या है। पहला था इन्होंने कि उन छात्रों का चयन जिन्हें समस्याएं हैं। ठीक है, दूसरा की बात करें, जैसे दूसरा कौन सा बताया इन्होंने? दूसरा बताया समस्याओं की पहचान। तीसरा इन्होंने बताया आपकी समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है। चौथा इन्होंने सोपान बताया कि समस्या के उपचार का सुझाव। उपचार का सुझाव। और पांचवा बताया इन्होंने समस्या में होने वाले पहले, समस्या को होने से पहले कैसे रोका जाए, समस्या को होने से पहले कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। तो इस तरह के किन्होंने बताया? रोस ने बताए थे। ठीक है, 1956 में निदान के 5 स्तर बताए थे इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निदानात्मक परीक्षण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है ये। निदानात्मक परीक्षण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? केवल व्यक्ति केंद्रित, केवल समूह केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रुटियों का संकलन करने का उद्देश्य क्या है? भाई त्रुटियों को संकलन करने का उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा अंक बढ़ाने के लिए, छात्रों द्वारा की जाने वाली समस्या त्रुटियों को याद करने के लिए,
केवल गृह कार्य जांच करने के लिए, शिक्षकों के अनुभव उठाने के लिए। तो छात्रों द्वारा की जाने वाली सामान्य त्रुटियों को याद करने के लिए क्या किया जाता है, आपका त्रुटियों का संकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि का कारण छात्र की दृष्टि से नहीं है। भाई ये तो छात्र की दृष्टि से त्रुटि होती है, एक शिक्षक की दृष्टि से होती है। तो ध्यान में कमी यह आपके छात्र की त्रुटि है। भाई हमें पूछा कि कौन सा त्रुटि का कारण छात्र की दृष्टि से नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई आपका। देखो ध्यान की कमी ये किसकी, आपकी छात्र की कमी है। आत्मविश्वास का अभाव ये छात्र की कमी है त्रुटि। घर पर उपयुक्त वातावरण का अभाव ये भी छात्र की कमी है। लेकिन उच्चारण दोष आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये किसकी कमी है आपकी, बताओ भाई, शिक्षक की दृष्टि से। भाई शिक्षक की दृष्टि से त्रुटि कौन सी होगी आपकी, उच्चारण दोष। ठीक है, बाकी ध्यान में कमी, आत्मविश्वास का अभाव, घर पर उपयुक्त वातावरण अभाव, ये किसी आपकी छात्र की दृष्टि से, छात्रों की दृष्टि से कमी होती है, त्रुटि होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यानी बात कर लेते हैं इसको शिक्षक की दृष्टि से त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निदानात्मक परीक्षण पत्र का नीला पत्र निर्माण किसके आधार पर किया जाता है। निदानात्मक जो परीक्षण पत्र का नील पत्र निर्माण किसके आधार पर किया जाता है। छात्रों के जन्मदिन के आधार पर, त्रुटियों के संकलन और उनके संभावित कारणों के अवलोकन पर, केवल परीक्षा के समय के आधार पर, शिक्षकों की छुट्टियों के आधार पर। तो त्रुटियों के संकलन और उनके संभावित कारणों के अवलोकन के आधार पर किसका निर्माण किया जाता है, आपके नील पत्र का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निदानात्मक परीक्षण की कौन सी विशेषता सही है। निदानात्मक परीक्षण की कौन सी विशेषता सही है, ये हमें बताना है। ये केवल संख्यात्मक परीक्षण होता है, बताओ भाई। तो निदानात्मक परीक्षण संख्यात्मक परीक्षण नहीं होता, ये होता है आपका गुणात्मक परीक्षण। कैसा होता है आपका, गुणात्मक परीक्षण। कैसा परीक्षण होता है आपका, निदानात्मक परीक्षण गुणात्मक परीक्षण होता है। याद करना दोस्तों, ये आपका पहला गलत हो जाएगा। इसमें सही उत्तर का अंक सबसे अधिक महत्व रखता है। इसमें सही उत्तर का अंक सबसे अधिक महत्व रखता है, नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही उत्तर का अंक सबसे अधिक महत्व नहीं, गलत उत्तर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में क्या, किस पर ध्यान दिया जाता है आपका, गलत उत्तर पर। तभी तो निदान कर पाएंगे उसका, गलत उत्तर पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है। बिल्कुल भाई, क्या कारण है कि बच्चे को आंसर क्यों नहीं आया, यानी आपने जब टेस्ट दिया तो आपको क्वेश्चन क्यों नहीं है, आपके 150 में से 90 सही क्यों हो रहे हैं। तो इसका कारण किसको, कारण के माध्यम से किया जाता है, आपका निदानात्मक परीक्षण से किया जाता है। ये आपको स्वयं को करना होगा, कोचिंग स्तरीय आप कंपटीशन में स्वयं को करना पड़ता है। कोचिंग वाले इस पर ध्यान नहीं देते। आपके चाहे 2 क्वेश्चन ही सही हो, चाहे आप माइनस मार्किंग में हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको टेस्ट, सिर्फ टेस्ट का मतलब था, टेस्ट दे दिया आपको, अब आपको स्वयं को आकलन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। कक्षा 10 के लिए गणित निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया था। कक्षा 10 के लिए पूछा है, तो ये तैयार किया गया था आपका BR शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SS रावत का रसायन विज्ञान का निदानात्मक परीक्षण किया था इन्होंने। किसका, रसायन विज्ञान का निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण किया था इन्होंने। ठीक है, वही बात करें आपके रिजमैन ने किया था आपके इन्वेंटरी ऑफ एल्टीमेरी मैथमेटिक्स स्किल्स। कंपास की बात करें, डायग्नोस्टिक अरिथमेटिक टेस्ट, इन्होंने कौन सा किया था आपका, डायग्नोस्टिक अरिथमेटिक टेस्ट, कंपास नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करते समय किस बात पर मुख्यतः ध्यान दिया जाता है। कौन सी बात पर, विषय वस्तु की प्रकृति पर, प्रारंभिक व्यवहार पर, अपेक्षित व्यवहार पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, यह आपके निदानात्मक परीक्षण के पूरे हो गए। आपका लास्ट टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण। देखो उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए अपनाई जाती है, किसके लिए अपनाई जाती है, विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के निवारण हेतु। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने भी देखा होगा एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है निदानात्मक और उपचारात्मक। पहले क्वेश्चन उपचारात्मक का किया जाता है कि जो त्रुटि की उसका निवारण कैसे किया जाए, और निदानात्मक का किया जाता है कि जो त्रुटि की वो कैसे हुई, यानी त्रुटि का कारण क्या था उसका पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो स्किनर के अनुसार उपचारात्मक विधि किसके लिए विशेष उपयोगी है। केवल सामान्य ज्ञान पढ़ाने के लिए, पठन में कठिनाई हकलाना, पुरानी अपराधी, प्रवृत्ति और गंभीर संवेगों वाले बालकों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो
दे रखा आपका सिम्पसन व योकम के अनुसार निम्न में से कौन से विषयों में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है? कौन से विषयों में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है? तो वाचन में भी आवश्यक है, लेखन में भी, उच्चारण भी, भाषा और अंगणित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के लिए आपके सिम्पसन व योकम के अनुसार निम्न में से कौन कौन से विषयों में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है? तो वाचन में, लेखन में, उच्चारण में, भाषा और अंगणित में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा देखो आपका, उपचारात्मक शिक्षण के अनुसार छात्र के लिए प्रारंभिक स्तर पर निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? प्रारंभिक स्तर पर निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? कक्षा के स्तर के अनुसार, छात्र के वर्तमान व्यक्तिगत अधिगम स्तर के अनुसार, विद्यालय के औसत स्तर के अनुसार और पाठ्यक्रम के प्रारंभिक स्तर के अनुसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताओ भाई। तो ये क्या जाता है आपका? छात्र के वर्तमान व्यक्तिगत अधिगम स्तर के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। देखो सारे के सारे आगे उद्देश्य एक साथ ही। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से? यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बना है आपका, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। एक उद्देश्य आ जाएगा आपका, हमने तो सारे ले लिए एक साथ। देखो अधिगम दोषों को दूर करना भी है, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना भी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण कराना भी किसका उद्देश्य है? आपका उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, विशेष को सीखने में बाधक असमताओं को दूर करना भी किसका उद्देश्य है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। मंद बुद्धि के छात्रों की समस्याओं का समाधान भी क्या आपका उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। अपराधी प्रवृत्ति के छात्रों की उचित मार्गदर्शन, गंभीर संवेगों से पीड़ित छात्र की समस्याओं का समाधान भी उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी किसका प्रमुख उद्देश्य है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो राइट आंसर क्या जगह? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो क्या दे रखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे ले लिए हमने। उपचारात्मक अभ्यास मालाओं के निर्माण में, उपचारात्मक अभ्यास मालाओं के निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखना है? किन किन बातों का ध्यान रखना है भाई आपका? बताओ भाई। देखो निदानात्मक परीक्षण में छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण करना, बिल्कुल। प्रत्येक त्रुटि के आधार पर अलग अलग अभ्यास माला बनाना, बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल आवश्यक है। एक प्रकार की त्रुटि पर विविध प्रकार के प्रश्न बनाएं, एक ही प्रकार की त्रुटि पर विविध प्रकार के प्रश्न बनाएं और अभ्यास पदों का उद्देश्य तथा त्रुटि के प्रकार का ध्यान रखना बिल्कुल है। अभ्यास मालाओं में शिक्षण सूत्रों के अनुसरण करना, किसका अनुसरण करना? शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करना तथा अभ्यास मालाएं परिवर्तनीय होना चाहिए, बिल्कुल राइट। तो जो सभी आपके जो उपचारात्मक अभ्यास मालाओं के निर्माण में प्रमुख ध्यान देने वाली आवश्यक बातें हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपचारात्मक शिक्षण के क्या परिणाम होते हैं? परिणाम क्या होते हैं यहाँ पे? यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। छात्रों के अधिगम कठिनाइयों का समाधान, बिल्कुल। छात्रों के अधिगम जो कठिनाई आई थी आपके निदानात्मक जो परीक्षण किया था, तब आपको पता चले कि ये त्रुटि थी, तो उसका समाधान कौन से परीक्षण में किया जाता है? आपका उपचारात्मक शिक्षण में किया जाता है। तो बिल्कुल राइट। समायोजन की क्षमता का विकास, बिल्कुल राइट। संवेगात्मक संघर्षों से मुक्ति, बिल्कुल राइट। सुनियोजित ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना है, बिल्कुल राइट। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके नेट का क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी को आत्मनिर्देश प्रदान करता है? आत्मनिर्देश प्रदान करता है, कौन सा प्रकार करता है भाई आपका? निम्नलिखित में कौन सा प्रकार उपचारात्मक शिक्षण को आत्मनिर्देश प्रदान करता है? पहला दे रखा आपका कक्षा शिक्षण, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, स्व अनुदेशनात्मक तकनीक, औपचारिक शिक्षण। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? स्व अनुदेशनात्मक तकनीक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछे उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार, उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार पूछे तो कितने हैं दोस्त आपके? तो वो आपके 6। कितने आपके? 6 हैं। कौन कौन से 6? जो पहला आपका कक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण है। दूसरा आपका समूह ट्यूटोरियल शिक्षण है, समूह ट्यूटोरियल शिक्षण है। तीसरा आपका व्यक्तिगत, पहले तो समूह हो गया आपका, फिर व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण हो गया आपका। चौथा बात करें आपका कौन सा हो गया? पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण हो गया आपका। पांचवा कौन सा हो गया आपका? स्व अनुदेशनात्मक तकनीक।
गुणात्मक तकनीक हो गई आपकी, और छठा हो गया आपका औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक। तो सीधा का सीधा पूछे कि आपके उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार कितने हैं, तो 6 प्रकार है। ये आपके 6 के 6। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थी को आत्मनिर्देशन प्रदान करता है, तो स्व निर्देशन तकनीक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन, यानी आपके मूल्यांकन विधियों के आज क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण बने हुए थे और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए यहाँ पर आपको। ठीक है, टेस्ट के क्वेश्चन थे हमारे, वो भी आपको यहाँ पर करवाया गया। तो क्वेश्चन कैसे लगे वो कमेंट में बताना, और आपको कितना समझ में आया। लगभग हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन आए यहाँ पर, जितने भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से बने हुए क्वेश्चन है उन हर टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाया गया। आपके कितने क्वेश्चन सेव हुए वो कमेंट के अंदर बताना है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इन दोस्तों इन क्वेश्चनों की पीडीएफ है, जो ये एमसीक्यू है, इनकी पीडीएफ भी कहाँ पर मिलती है, आपकी अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हो और इन क्वेश्चनों को पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।